सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? आशा है सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हम देख रहे हैं कहानी अपना अपना भाग्य, जो UGC नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी है, जो यूनिट 7 के अंतर्गत आती है। 1931 में ये कहानी संग्रह में संग्रहित हुई थी, 1931, और साथ ही साथ 1929 ईस्वी में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। जैनेंद्र की ये कहानी है। इसी कहानी का हम आज क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कहानी अगर देखी जाए तो जो कहानी का जो उद्देश्य है वो जो समाज में व्याप्त स्वार्थपरता है और जो संवेदन शून्यता है और साथ ही साथ आर्थिक विषमता है, इन सभी को उजागर करने का कार्य हमारे जो रचनाकार है, जो लेखक हैं जैनेंद्र, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आज के समाज में जो परोपकारिता का जो अभाव देखने को मिल रहा है, उसी को इन्होंने उजागर किया है कि सब क्या करते हैं कि ये सोचकर कि सहायता करने से अच्छा है कि बोल दो, सब अपना अपना भाग्य है और सब मुक्ति पा लेते हैं और कोई भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है। ठीक है, किसी को किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। कोई ठंड से ठिठुर रहा है या भूखा है तो यही सोच लेते हैं कि ये उसका भाग्य था और यही मानकर उस घटना को वहीं पर छोड़ देते हैं और अपने आप से पीछा छुड़ाते हैं उन सब चीज़ों से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जैनेंद्र के बारे में। जैनेंद्र के या हमारे जो लेखक हैं उनके परिचय। जो कहानी है उसके विषय में जैनेंद्र ने कहा था कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कि कहानी क्या है, कहानी के विषय में ये कथन है तो पूछा जा सकता है कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। जैनेंद्र का ये कथन है। जैनेंद्र का जो जन्म है 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। तो 1905 ईस्वी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में इनका जन्म हुआ था। बचपन का इनका नाम था आनंदीलाल। शिक्षा के बारे में देखें तो इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में की थी और ये 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। और जब ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जो उसके बाद जब छूट गए थे, तो इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। अगर देखा जाए तो ये मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, लेखक ये हैं। अगर देखा जाए तो इन्होंने गद्य में ही रचनाएं की है। अब इनके जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है वो देख लेते हैं। फांसी जो इनका कहानी संग्रह है 1929 का, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजीब 1942, जयसंधि 1949। और जो इनकी संपूर्ण कहानी है वो जो है 7 भागों में ये संकलित कर दी गई है, संग्रह बना दिया गया है जैनेंद्र की कहानियाँ। अब हमारी जो रचना है अपना अपना भाग्य, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन हुआ था 1929 में विशाल भारत पत्रिका में। 1931 में ये कहानी संग्रह में छपा और 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था किसमें, विशाल भारत पत्रिका में। और किस संग्रह में संकलित है, वातायन 1931 का है ये। इसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं, फोटोग्राफ, खेल, ब्याह, चोरी, निर्मम, अपना अपना भाग्य, ये तो हमारा कहानी है ही, साधु की हट, चलचित्र, दिल्ली में तमाशा, अंधे का भेद, भाभी, आतिथ्य, ये कहानी इसमें संकलित है वातायन में। अब कहानी के जो पात्र हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि जो परीक्षा है उसमें कहानी के मुख्य पात्र और मुख्य पात्र के साथ साथ जो हमारे गौण पात्र हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य पात्र देख लेते हैं। तो मुख्य पात्र में है पहाड़ी लड़का। इसी पात्र के आसपास ये पूरी कहानी जो है घूमती है। इसके पास पास कह सकते हैं या इसी को केंद्र में रखकर ये लिखी गई है। ये कहानी का मुख्य पात्र है। 10 वर्ष का ये बालक है, सहज निश्चल स्वभाव का है और ये गरीब है। अत्यंत स्वाभिमानी और मेहनती है, इसका ये गुण देखने को मिलते हैं। दूसरा जो पात्र है वो है हमारा कथावाचक और हमारा लेखक, यही है जो कहानी में कह रहा है। ये जो है लेखक कहानी का पात्र है, वह दार्शनिक स्वभाव का उदासीन बुद्धिजीवी है। दार्शनिक स्वभाव का है और साथ ही साथ उदासीन बुद्धिजीवी है। केवल घटना पर तटस्थ टिप्पणी करता है। उसके मन में बालक की करुण स्थिति के लिए दया नहीं उभरती है लेखक के मन में। लेखक का जो मित्र है वह भावुक स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके हृदय में सहानुभूति है।
वे परोपकारी और परसहायक भी हैं। वे लेखक की तरह ही एक उदासीन बुद्धिजीवी भी हैं कि उन्हें भी बस थोड़ा बहुत सहानुभूति सब कुछ है, लेकिन वो भी उदासीन ही हैं। पर लेखक की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं, लगभग लेखक के जैसे, लेकिन थोड़े से उनसे ज़्यादा दयालु हैं। गौण पात्र में अगर देखें तो 2 वकील हैं और इन्हीं में से एक जो है लड़के की को नौकरी पर नहीं रखता है, और साथ ही एक लड़के का साथी है जिससे उसका मालिक मतलब उसकी पिटाई करता है। महत्वपूर्ण तथ्य अगर कहानी के बारे में देखे जाए तो ये कहानी जो है मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। जो इसमें विषमता है वो पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में जो विषमता है वो आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर विषमता देखने को मिलती है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली ये कहानी है। गुलाम देखो मैं बोला था ना कि मध्य वर्ग को देखने को मिलता है, तो मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता देखने को मिलती है। गुलाम भारत की 20वीं शती के नैनीताल शहर का इसमें परिवेश है। संवाद शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित ये करती है, और ये जो कहानी है एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी जो है भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेजी स्त्री पुरुषों से की गई है। ये कहानी जो है भाग्यवादी विचारों का समर्थन अगर देखा जाए करती है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग करती है। इसमें कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में जो पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। तथाकथित बुद्धिजीवों की उपेक्षा, उदासीनता एवं असमर्थता की मनोवृत्ति पर भी तीखा व्यंग्य किया गया है। जो अपना अपना भाग्य, जो जैसे ये अंधविश्वास है, इन्हीं पाखंडों का यहाँ पर पर्दाफाश किया गया है। समाज में जो गरीब है, लाचार हैं, ऐसे बच्चों का जो शोषण है वो दिखाना ही लेखक का उद्देश्य रहा है। भाग्य का पाखंड किसी को उसके हाल पर छोड़ देने का बहाना भर देखने को मिलता है, कि एक सिर्फ बहाना है कि अपने भाग्य पर छोड़ दो, कि चलो ठीक है सुबह देखते हैं, बाद में देखते हैं, और जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो बोल दिया कि ये तो उसका भाग्य था। सहानुभूति वो सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रह जाती है। उल्लेखित स्थान इसमें है नैनीताल, जहाँ की एक घटना वर्णित है कहानी में। होटल डी पब ये लेखक और उसका मित्र जहाँ पर ठहरे थे उस स्थान का नाम है। अब कहानी को देख लेते हैं कि इस कहानी में वास्तव में क्या है। तो ये जो कहानी है अपना अपना भाग्य उस वर्ग पर केंद्रित है जो अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने पर मजबूर है। इस कहानी में लेखक अपने एक मित्र के साथ नैनीताल घूमने गए। ये नैनीताल घूमने जाते हैं। वे होटल डी पब में ठहरे थे। शाम को जब घूमने निकले तब कुछ देर घूमने के बाद एक बेंच पर बैठ गए। समय बीतता गया और अंधकार बढ़ता गया। हवा में नमी बढ़ती जा रही थी। लेखक उठना चाहते थे पर उनके मित्र ने उन्हें हाथ पकड़कर बैठा लिया। इतने में अंधेरे कोहरे में कुछ चलता हुआ सा दिखाई दिया। वह 10-11 वर्ष का लड़का था। नंगे सिर, नंगे पैर, केवल एक कमीज पहने चला जा रहा था। वह अपने सिर खुजला रहा था। उसका रंग गोरा था पर मैले से काला पड़ गया था। वह केवल अपने वर्तमान को देख रहा था, दुनिया से बेखबर चला जा रहा था। लेखक के मित्र ने उसे आवाज़ लगाई, उससे कुछ पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। वह कोई उत्तर नहीं दे सका क्योंकि उसका कोई गंतव्य नहीं था। वह किसी दुकान पर नौकर था। मालिक उसे 1 रुपये और झूठा खाने को देता था। झूठा खाना जो बच जाता था वो खाने को देता था। उसे मालिक के सभी काम करने पड़ते थे। घर से गरीबी के कारण भाग आया था। वह दुकान पर ही सोता था। आज दुकान के मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया था। इसी कारण उसके पास न तो सोने के लिए कोई स्थान था और ना ही खाने के लिए भोजन था। उसका गांव वहाँ से 15 कोस दूर था। उसके कई भाई बहन थे। माँ बाप भूखे रहते, ना वहाँ काम था ना खाने के लिए कुछ था। उसी गांव के अपने एक साथी के साथ वो भाग आया था। उसके साथी को उसके मालिक ने इतना मारा कि वह मर गया था, यानी कि बहुत पिटाई की और उसी कारण वो उसकी मृत्यु हो गई। लेखक तथा उसके मित्र को बालक की स्थिति पर दया आ गई। उसे अपने साथ वहाँ ले गए जहाँ उनके एक वकील मित्र ठहरे थे। वकील साहब को एक नौकर की आवश्यकता थी। इसी कारण लेखक तथा उसके मित्र उसे नौकरी दिलवाने उनके पास ले गए। वकील साहब ने उस लड़के की अपने यहाँ नौकरी नहीं रखा क्योंकि उन्हें पहाड़ी लड़कों पर विश्वास नहीं था। देखो,
सहायता भी करना चाह रहे हैं और सहायता नहीं कर रहे हैं। लेखक तथा उसके मित्र निराश होकर होटल से बाहर आ गए। बालक की सहायता करने के लिए लेखक के मित्र ने बहुत प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सके। उन्होंने उसे कल आने के लिए कहा। तेज ठंडी हवा चल रही थी। ठंड के मारे बालक के दांत बज रहे थे। उनके पास एक कमीज के अलावा कोई और कपड़ा ना था। वह वहाँ से अंधेरे में गुम हो गया और वे दोनों मित्र गर्म वस्त्रों का आनंद लेने होटल की ओर चल पड़े। दूसरे दिन वह बालक लेखक के होटल पर नहीं पहुँचा। दोनों मित्र उसकी प्रतीक्षा करते रहे और अंत में होटल से निकल पड़े। मोटर में सवार होने लगे तो उन्हें ठंड से मरने की खबर मिली। समझ गए कि वह बालक जो पिछली रात उन्हें मिला था, सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। रात में उसके मुंह, छाती और मुट्ठियां पर बर्फ की चादर बिछ गई, जैसे वहीं उसकी प्रकृति द्वारा दिया गया सफ़ेद ठंडा कफन हो। लेखक और उसके मित्र बच्चे की मृत्यु के लिए किसी को दोष न दे सके। उन्हें लगा कि बालक अपने दुर्भाग्य के कारण सोने के लिए कोई स्थान न पाकर भूख और सर्दी से ठिठुर कर अपने घर से दूर असमय ही मर गया। सभी लोगों ने उसे देखा और सोचा, अपना अपना भाग्य। कैसे एक बच्चे को छोड़ दिया गया, कैसे वो कहते हैं ना कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार हम नहीं समझ पाते कि वास्तव में किसको आवश्यकता है, किसको नहीं। और हम हो सकता है किसी को आवश्यकता, हम उसको भी धुतकार देते हो कि कोई आ गया कि दे दो, पैसे दे दो, कुछ खाना खिला दो। तो कई बार हमें नहीं पता चलता है कि वास्तव में इसे आवश्यकता है या नहीं है। तो ऐसे चीज़ और ऐसी कहानी को जैनेंद्र ने उस समय पर लिखा 1930-31 के आसपास। तो बड़े ही मार्मिक ये घटना है। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।